Hello everyone, वेलकम टू द वेरी न्यू मॉड्यूल नंबर 2। सो फर्स्ट मॉड्यूल हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है, काफ़ी सारे लेक्चर्स बने हैं उसके ऊपर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज़ द LTI सिस्टम्स। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। हम जब बात करते हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर आप काफ़ी रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हो। सो मुझे लगता है ये मॉड्यूल एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके गेट प्रिपरेशन को लेकर भी, एंड आपका स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी ये मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा आसान है। ओके, इसमें आने वाला हर एलिमेंट है उसका हम यूज़ करने वाले हैं आगे जाके। सो ये एक काफ़ी हम लोगों को केयरफुली डील करना है इस मॉड्यूल को। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये मॉड्यूल, इट्स गोइंग टू बी रियली ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश यही रखूँगा कि आप लोगों को कम से कम टाइम में इस चीज़ को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोग के कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, सो और क्योंकि अब मैंने सिस्टम्स की बात कर ली है तो आप समझ गए होंगे यार, बॉक्स तो होगा ही, क्योंकि बॉक्स क्या है, सिस्टम्स में हमारा वो बेस्ट फ्रेंड रहेगा, तो बॉक्स का साथ तो हमें चाहिए। फाइन, बट बिफोर वी स्टार्ट एक पॉजिटिव थॉट देखिए, इफ यू वांट द रेनबो यू हैव टू पुट अप विद द रेन। ओके, अगर आपको रेनबो चाहिए तो आपको बारिश तो झेलनी पड़ेगी। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके पहले आने वाले जो हार्डशिप्स है, उसके पहले आने वाले जो भी आपकी मुश्किलें हैं वो आप लोगों को डील करनी ही पड़ेंगी। ओके, चलो ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए LTI सिस्टम्स के साथ। सो जब मैं यहाँ पे कोई ये वर्ड बोलता हूँ LTI सिस्टम्स, इस वर्ड में दो मीनिंग्स छुपे हुए हैं। देखिए, दिस L स्टैंड्स फॉर लिनियरिटी और दिस TI जो लिखा हुआ है इट स्टैंड्स फॉर टाइम इनवेरियंस। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि L का जो मीनिंग है वो है लिनियरिटी, करेक्ट, और आपका जो TI है वो है टाइम इनवेरियंस के लिए। फाइन, टाइम इनवेरियंस। अब देखिए, ये दो चीज़ें, ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को जब पढ़ाई थी कुछ पहले के लेक्चर्स में, तो बहुत ही डिटेल में हमने अंडरस्टैंड किया था इनका मीनिंग, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है वो भी हमने समझा था, और इसका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे यूज़ करना है वो भी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया था। सो काफ़ी इन डेप्थ हमने डिस्कशन किया हुआ। टाइम इनवेरियंस पे तो अलग से पूरा वीडियो बन गया था, 2 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे वहाँ पे, टाइम वेरिंग सिस्टम, टाइम इनवेरियंट सिस्टम, बहुत डिटेल में वो वीडियो हमने कवर किया हुआ है। आपने नहीं देखा हो तो डेफिनेटली देख लेना। लीनियरिटी का भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने वहाँ पे लिया था। ठीक है, सो हमें फिजिकल सर्किट्स के साथ भी उन चीज़ों को समझना जरूरी है, बिकॉज डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू एक्स समथिंग समथिंग ऐसा हम लोग को एक्सप्रेशन के साथ नहीं रहना है, बिकॉज उससे क्या है, सिर्फ आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होगा, लेकिन जब आप फिजिकली सर्किट्स में भी इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। सो अभी यहाँ पे L जो है वो लिनियरिटी के लिए, TI जो है वो टाइम इनवेरियंस के लिए। तो अब एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया, जब LTI सिस्टम्स की बात करते हैं तो ये जो सिस्टम है वो लीनियर भी होना चाहिए और टाइम इनवेरिएंट भी होना चाहिए। अब लीनियर का कैसे हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, देखिए, व्हेन वी मीन दैट द सिस्टम शुड बी लीनियर, तो हम बोलेंगे कि आउटपुट जो है, चलो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, फॉर जीरो आउटपुट, फॉर जीरो इनपुट, आउटपुट मस्ट ऑल्सो बी जीरो, आउटपुट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, अभी इसको ज़रा आप फोकस करेंगे इस लाइन के ऊपर। लीनियरिटी का ये मीनिंग हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि जीरो इनपुट के लिए जीरो आउटपुट होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई सिस्टम है, यहाँ से उसको इनपुट मिल रहा है और यहाँ से वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो अगर मैंने इनपुट देना बंद कर दिया तो तुरंत ही हमारा आउटपुट जो है वो भी जीरो हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है आउटपुट नहीं होना चाहिए उसके पास। ठीक है, अगर या फिर कोई ऐसे आप मीनिंग समझ लो इसको कि अगर मैंने इनपुट अप्लाई ही नहीं किया है सर्किट को तो आउटपुट जीरो ही होना चाहिए। दिस इज द मोर बेटर मीनिंग एक्चुअली। ठीक है, कि अगर इनपुट हमने अप्लाई ही नहीं किया, ओके, तो आउटपुट हमें जीरो ही मिलना चाहिए। करेक्ट बात है। सो अगर जैसे हमने वहां पे RC सर्किट को जो है उसके टर्म्स में बात की थी, यहां पे भी थोड़ा सा वो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कि ये मेरा एक RC सर्किट है, यहाँ पे दिस इज माई R, दिस इज माई C, दिस इज माई R नेट, हम इसको R नेट से ही अब तक रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये मेरा C नेट है। ओके, और ये जो है इसको मैं ऐसे दे रहा हूँ
यहाँ पे, एंड दीज आर माई आउटपुट टर्मिनल्स, ये मेरा इनपुट है। तो अभी मैंने वहाँ पे आप लोगों से जब डिस्कशन किया था, तो जब नॉन लीनियर सिस्टम्स की बात की थी हमने, तो हमने क्या बोला था कि जो सी नेट है वो इनिशियली चार्ज्ड है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन कंसिडर करो कि हमारा जो सी नेट है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका Vc0 माइनस जो है, Vc0 माइनस इक्वल्स टू Vc0 प्लस बोल सकते हैं हम लोग, ये तो हमें पता ही है, इक्वल्स टू हो जाएगा 0 वोल्ट्स के बराबर। इसका मतलब योर कैपेसिटर इज इनिशियली डिस्चार्ज, इट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज। नाउ व्हाट we'll do is we'll just apply an input from the LHS part. So we'll put up a unit step input, ठीक है, बाउंडेड इनपुट चाहिए हमें क्योंकि, so we'll put up an unit step input and corresponding हमें आउटपुट साइड में मिल जाएगा Vc of t का एक्सप्रेशन, Vc of t is equals to 1 into 1 minus e powered minus t by tau। करेक्ट बात है। सो दिस विल बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली ड्यू टू योर इनपुट। इसमें आपके इनिशियल कंडीशंस का कोई भी रोल नहीं है। करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम बोलते हैं फॉर जीरो इनपुट आउटपुट मस्ट बी जीरो। सो अगर मैंने इनपुट ही नहीं अप्लाई किया तो जब आप Vc ऑफ t यहाँ पे आउटपुट में देख रहे हो, इनिशियली आपका कैपेसिटर कैसे एक्ट करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह, जब उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। सो व्हेन नो इनपुट इज अप्लाइड, द Vc आउटपुट Vc ऑफ t इज गोइंग टू बी जीरो। जैसे ही आपने यहाँ पे इनपुट अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ये कैपेसिटर जो चार्ज करेगा और हमें आउटपुट में ये एक्सप्रेशन मिलते जाएगा। Okay, so it's a very important consideration which you have to take into account. So for zero input, output must be zero. ये था linearity को लेकर। Now when we talk about time invariance, okay, time invariance की अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो time invariance का यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि अगर मेरे let's say, ये देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अगर मैं x of t दे रहा हूँ, ओके अगर मैं x ऑफ t एक इनपुट देता हूं मेरे सिस्टम को, तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा था y ऑफ t। ओके अब इस x ऑफ t को मैं डिले कर देता हूं, x ऑफ t माइनस टी नॉट कर देता हूं इसको मैं, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कोई आउटपुट मिल रहा है, लेट्स से y नॉट ऑफ t। तो आई विल एक्सपेक्ट फॉर अ सिस्टम विच इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि दिस आउटपुट विल बी इक्वल्स टू y ऑफ t माइनस टी नॉट। करेक्ट है। इसका मीनिंग क्या है कि जब मैंने इनपुट दिया था उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक आउटपुट मिल गया था। अब वही सेम इनपुट मैंने एक डिलेड फॉर्म में दे दिया, तो मुझे वही सेम आउटपुट मिलना चाहिए, बस एक डिलेड फॉर्म में। अब जब ये सिनेरियो फुलफिल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट भी है। करेक्ट। सो दीज टू प्रॉपर्टीज विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट LTI सिस्टम्स। फाइन। ओके सो अब देखते हैं। ओके अभी आप लोग एक चीज़ समझो, हमारा जब कोई भी नेचुरल, हमारा जब कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं LTI सिस्टम्स की, तो ये एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक चल रहे हैं हम लोग, कि हमारा आउटपुट जो है वो प्योरली इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, उसमें और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो है ये नहीं है, डोमिनेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक बातें हो रही है। करेक्ट है, इतना तो नहीं होता है। करेक्ट। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ आप लोग के सामने कि हमारा जो टोटल आउटपुट रहता है फॉर प्रैक्टिकल सिस्टम, देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर हम बाजू में रख देते हैं इस बॉक्स को। देखो जब मैं बात करता हूँ किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम का, तो प्रैक्टिकल सिस्टम में हमारा जो आउटपुट होता है y, हम इसको लिख सकते हैं एक तरीके से योर आउटपुट ड्यू टू इनपुट, एक ले लेते हैं आउटपुट ड्यू टू इनपुट, और दूसरा हिस्सा इसका हम ये ले सकते हैं कि ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस, आउटपुट ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो हो सकता है जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि उसमें कैपेसिटर अगर मान लेते पहले से चार्ज्ड होता, तो क्या हमें आउटपुट जीरो मिलता? नहीं, हमें आउटपुट जीरो नहीं मिलता, हमें यहाँ पे कोई एक वैल्यू मिल जाती। लेट्स से 5 वोल्ट पे वो पहले से चार्ज था, तो 5 वोल्ट हमें वैल्यू इसके अक्रॉस मिल जाती। करेक्ट बात है। और वही इनपुट जब मैंने अप्लाई किया तो उसके करस्पॉन्डिंग भी अपना एक अलग एक्सप्रेशन फॉर्म करेगा वो। सो हमारा आउटपुट जो है वो दो हिस्से होते हैं जनरली, विच इज़ व्हाट द प्रैक्टिकल सिस्टम्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। करेक्ट। तो बट लेकिन एंड में कोई भी सिस्टम का यही एक तरीके से मोटिव होता है कि वो एक LTI सिस्टम की तरह काम करे। करेक्ट, बिकॉज दैट्स द मोस्ट आइडियलिस्टिक अप्रोच फॉर एनी सिस्टम।
करेक्ट बात है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब LTI की बात करते हैं तो हमारे लिए हम यहाँ पे LTI की तरफ मूवमेंट करने में जो एक चीज प्रॉब्लम कर रहा है वो कहीं ना कहीं है हमारा आउटपुट ड्यू टू इनपुट। मतलब ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स को LTI सिस्टम्स में जाने की तरफ से एक तरह से रोक रहा है, या एक तरीके से इट इज गोइंग टू बी इट इज अवर कल्प्रिट, जो उस आइडियली जो सिस्टम को जैसे वर्क करना चाहिए उसको वो ऐसे करने नहीं दे रहा है। फाइन, सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। अभी तो LTI सिस्टम में जब हम इसीलिए कोई भी कंसिडरेशन करते हैं तो दो टर्म्स का डेफिनेशन यहाँ पे आ जाता है, एंड दैट इज योर इंपल्स रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो व्हेन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट योर LTI सिस्टम्स, करेक्ट, when we are talking about LTI systems, तो दो चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, या दो चीज़ें एकदम से पिक्चर में आ जाती है। फर्स्ट इज योर इम्पल्स रिस्पॉन्स, करेक्ट, इम्पल्स रिस्पॉन्स, एंड दूसरी चीज़ जो है वो है ट्रांसफर फंक्शन, करेक्ट। अभी ये क्यों टर्मिनोलॉजीज हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यार जब प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात होती है देयर इज समथिंग विच इज अवॉइडिंग आवर सिस्टम टू गो इनटू द आइडियल मोड। सो इसीलिए जब LTI की बात करते हैं, when we keep our discussion fixed to our LTI systems, मतलब क्या है, जब हम देखते हैं कि सिस्टम का रिस्पॉन्स या सिस्टम का बिहेवियर क्या है इस सिनेरियो में, करेक्ट है, जब हम देखते हैं कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है इस सिनेरियो में, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस पार्ट को क्या करें, वी कीप इट जीरो। मतलब हम क्या है, इस चीज को कंसिडर नहीं करते, वी से दैट दिस इज टेंडिंग टू जीरो। तो आप लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन को लेकर एक बात बोली होगी, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट कीपिंग इनिशियल कंडीशन जीरो। वो क्यों इनिशियल कंडीशंस आप जीरो रखते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सिस्टम का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ इनपुट के साथ चेक करें। सही है ना यार, देखो, क्योंकि अभी मान लो जैसे आप कार चला रहे हो, ओके, आप एक्सीलेटर पेडल पे पैर मारे जा रहे हो, लेकिन समहाउ आपका कार जो है वो स्पीड ही नहीं पकड़ रहा है, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ है एलिमेंट उस कार में, मे बी कोई फॉल्ट्स हो, या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आपका जो रोड का कंडीशन है वो बेकार है, तो आप भले ही जोर जोर से एक्सीलेटर मार रहे हो तो भी आपका कार जो है वो उतना फास्ट स्पीड पे नहीं जा रहा है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो आप बस समझ लो ऐसा कि ऐसे फैक्टर्स की वजह से मैं इनपुट भले कितना भी अप्लाई करूँ, मुझे आउटपुट डिजायर्ड नहीं मिल रहा है। बात सही है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरा जो आउटपुट है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड या इट इज गेटिंग डिस्टर्ब, मुझे डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। उसका रीजन क्या है, तो ये आउटपुट ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियली उसमें कोई प्रॉब्लम थी उस कार में, और उस प्रॉब्लम की वजह से जो है मेरा जो आउटपुट है मुझे वो नहीं मिल रहा है। ओके, अब नाउ दैट दिस पार्ट कुड बी इन एडिटिव नेचर और कुड बी इन सब्ट्रैक्टिव नेचर, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो अभी एक चीज समझो आप लोग, इसमें एक और एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं कि आपका फैन हो गया, आप फैन स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद आपने उस फैन को 2 के स्पीड पे डाल दिया, लेकिन मैं दो कंपनीज के फैन को अब जब ये करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, लेट्स से कोई ए कंपनी है, कोई बी कंपनी है, करेक्ट। ए कंपनी का फैन जो है वो 0 से 2 का स्पीड जो है वो कुछ 5 सेकेंड्स में अचीव कर रहा है, और वही आपका जो दूसरा कंपनी बी है वो उस स्पीड को पहुंचने के लिए कुछ 10 सेकेंड ले रहा है। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से उस फैन की अपनी उतनी एफिशिएंसी नहीं है, या अपना उतना एक तरीके से कुछ तो है उसके अंदर जो उसको उस स्पीड को अचीव करने के लिए या अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव करने के लिए जो है वो रोक रहा है। सो उसका जो ट्रांजिएंट नेचर है, जैसे हम बोलते हैं उसको कंट्रोल सिस्टम्स के टर्म्स में, उसका जो ट्रांजिएंट नेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और वही फर्स्ट केस में उसका ट्रांजिएंट नेचर काफ़ी कम है। सो ट्रांजिएंट्स भी एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोगों को LTI सिस्टम्स पहुंचने में। जो देर कर रही है उसका मेन रीज़न है ट्रांजिएंट्स। तो आप जो है इस चीज़ को एक तरह से ट्रांजिएंट भी बोल सकते हो। ओके, सो यू कैन ऑल्सो से दिस इज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द सिस्टम, करेक्ट है। दिस इज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द सिस्टम। आप लोग को अभी फिजिकल मीनिंग्स में जानबूझ के दे रहा हूं ताकि आप लोग को इसका रिलेवेंस थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। और ये जो पार्ट है हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से स्टेडी स्टेट पार्ट। क्यों बोल सकते हैं इसको स्टेडी स्टेट, क्योंकि आप देखो यार, स्टेडी स्टेट पे एक बार आपका सिस्टम पहुंच गया है, उसने अपना डिजायर्ड रिस्पॉन्स जो है कैच कर लिया है। डिजायर्ड रिस्पॉन्स का मीनिंग यही होता है जब आपका आउटपुट
पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा, उस पर और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो है वो डोमिनेंस नहीं है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस पार्ट, अचीविंग दिस पार्ट फॉर अ सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड इट स्टेडी स्टेट। फाइन, ओके। तो ये था बेसिक हमारा प्रैक्टिकल सिस्टम्स को लेकर डेफिनेशन। अब जब मैं बात कर रहा था एलटीआई कि चलो यार ये सारे प्रॉब्लम्स को हम पार करके वी हैव रीच्ड आवर स्टडी स्टेट, हमने एक तरीके से वो अचीव कर लिया है कि जब मेरा आउटपुट है अब वो प्योरली इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। फर्स्ट इज योर इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड दूसरा जो है वो है आपका ट्रांसफर फंक्शन। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक तरह से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ पूछा जाता है मालूम है आप लोग को? इंटरव्यूज़ में, ओके। ये इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ये आप लोग जब आपका गेट एग्ज़ाम हो जाएगा, ये जो है ये इंटरव्यूअर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर्स फेवरेट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा जब आप सिग्नल प्रोसेसिंग टॉपिक ले लेते हो इंटरव्यू में, तो आपका पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो इस इम्पल्स रिस्पॉन्स के अक्रॉस जो है वो घूमता है। क्वेश्चन क्या आता है, देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है पहले मैं आप लोग को वो बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे। ओके, आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं एलटीआई सिस्टम्स में। हमने क्या किया था, शुरुआत में लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस का एक बार फिजिकल मीनिंग समझ लिया, फिर उस फिजिकल मीनिंग को समझने के बाद हम क्या है प्रैक्टिकल सिस्टम्स की थोड़ी सी बात की। अब प्रैक्टिकल सिस्टम से हम चल रहे हैं थोड़ा बहुत आइडियल सिस्टम्स की तरफ या एलटीआई सिस्टम्स की तरफ। ओके, सो अब उन एलटीआई सिस्टम्स में जो दो चीज़ें सबसे पहले डिफाइन होती है वो है हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड दूसरा है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो अब चलेंगे उस पार्ट की तरफ। ओके, चलो देखते हैं। ऑल राइट, सो अभी देखो हमारा जो अभी फर्स्ट चीज़ था वो था हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यार मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक नेम इम्पल्स रिस्पॉन्स। अभी इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसका मीनिंग क्या है देखो समझो। सबसे पहले रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, आउटपुट। करेक्ट, रिस्पॉन्स का मीनिंग होता है आउटपुट। किसी भी सिस्टम का आउटपुट को हम रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। सो इट इज द आउटपुट व्हेन इनपुट इज योर इम्पल्स फंक्शन। करेक्ट, इनपुट जो हमने दिया हुआ है सिस्टम को वो है एक इम्पल्स, और उस इम्पल्स की वजह से जो मेरा सिस्टम आउटपुट जनरेट करके देती है उस आउटपुट को हम बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। करेक्ट है, तो आप इस चीज को समझो कि ये है आपका सिस्टम, ये आपने यहाँ से इनपुट प्रोवाइड किया था और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा था। तो इनपुट जब मैं डेल्टा टी के फॉर्म में देता हूँ, इम्पल्स मैं इनपुट देता हूँ, तो जो मेरा सिस्टम है कुछ ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करती है उसके ऊपर, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करती है और मुझे आउटपुट में मिलता है y ऑफ टी इज इक्वल्स टू एच ऑफ टी। एच ऑफ टी हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। सो एच ऑफ टी हम लिखते हैं उसको। करेक्ट, ओके, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है एच ऑफ टी से रिप्रेजेंट करता है हम लोग। और ये जो है जब डेल्टा टी इनपुट में जाता है सिस्टम उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्म्स परफॉर्म करती है, आउटपुट में हमें मिल जाता है y ऑफ टी इज इक्वल्स टू एच ऑफ टी, वेयर एच ऑफ टी इज कॉल्ड एज माई इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। क्लियर है बात? फाइन, ओके। देखो क्या है, ये कैसे आया बताऊंगा। एक नया ऑपरेटर आप लोग को यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, बट वो जाने से पहले, उस ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो हमने अब तक जो चीज़ें चल रही हमारी जैसे इम्पल्स रिस्पॉन्स वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स का आपका मीनिंग समझ में आ गया, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ट्रांसफर फंक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जब इस इंपल्स रिस्पॉन्स का आप ले लेते हो क्या, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जब आप इसका लेते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जो हमें मिलता है वो होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस। करेक्ट, सो उस एच ऑफ एस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन से, एंड दिस इज बेसिकली द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ योर इंपल्स रिस्पॉन्स। फाइन, ओके। अभी लैप्लास जैसे ही दिखता है यार, सबके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, बिकॉज हमें पता है यार लैप्लास बहुत इजी होता है। तो इतना समझ लो, जब भी हम लैप्लास की बात करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये टॉपिक ही स्कोरिंग है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से अभी फोकस करना है। ओके, सो देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एच ऑफ एस। अब एच ऑफ एस को हम मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं, एच ऑफ एस
इज इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ एस अपॉन इनपुट ऑफ एस। हम आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y ऑफ टी के साथ। सो y ऑफ टी का लैप्लास क्या हो जाएगा, y ऑफ एस। इनपुट क्या होता है हमारा, x ऑफ टी का लैप्लास क्या होता है हमारा, x ऑफ एस के बराबर। ठीक है, सो ट्रांसफर फंक्शन इज बेसिकली आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो इन द लैप्लास टर्म्स, कीपिंग ऑल योर इनिशियल कंडीशंस जीरो, इनिशियल कंडीशंस इक्वल्स टू जीरो। और अब आपको ये तो समझ में आ गया कि क्यों हम चाहते हैं कि इनिशियल कंडीशन जीरो हो, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया, पूरा एक अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोग को लेके बता दिया कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। करेक्ट, क्यों हम इनिशियल कंडीशंस को जीरो करना चाहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो जो एक तरीके से आउटपुट का रिस्पॉन्स है, जो कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट जो है वो अपने डिजायर्ड रेंज में नहीं पहुंच पा रहा है, उसका कोई एक अपना रीज़न है, तो उस रीज़न को फिलहाल हम बाजू में रखते हैं और फिलहाल बस देखते हैं कि इनपुट के साथ हमारा आउटपुट कैसे जो है वो वेरी कर रहा है। बस यही रीज़न के लिए हम चाहते हैं कि इनिशियल कंडीशन जीरो हो। ठीक है, क्लियर बात, ओके। तो ये है हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर योर ट्रांसफर फंक्शन। अब सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, ये इंपल्स क्यों दे रहे हो यार आप इनपुट में, क्या रीज़न है, क्यों दे रहे हो। हम पूरे डिस्कशन करते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की, बात सही है, बी एवरी टाइम से कि हमें बाउंडेड इनपुट ही देना है सिस्टम को ताकि आउटपुट हमारा बाउंडेड हो। क्या ये बाउंडेड नेचर का है क्या, मुझे आप लोग बताओ यार, कमेंट्स में आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे कि इम्पल्स फंक्शन जो है वो बाउंडेड नेचर का है क्या। मैं अभी बताऊंगा नहीं आंसर, आप पहले पॉज करो वीडियो को, सोचो, आंसर लिखो कमेंट्स में, ओके, एंड देन विल स्टार्ट अवर दिस कॉन्वर्सेशन अहेड। ओके, क्या है एग्जैक्टली, इट इज ऑफ अनबाउंडेड नेचर, सही है। तो ये अनबाउंडेड नेचर का है यार, तो एक तरीके से NENP सिग्नल है ना ये, करेक्ट, दिस इज NENP सिग्नल। तो NENP सिग्नल जब हम सिस्टम में दे रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो बाउंडेड नेचर का होगा, करेक्ट। तो हम क्यों दे रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर पुटिंग इम्पल्स एज एन इनपुट टू अ सिस्टम, correct, and that too with a amplitude of infinity at time t equals to 0. So it's a very like we might think that it is a wrong decision that putting impulse as an input, right, but उसके भी दो reasons हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स करने के पीछे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो दो चीज़ें हैं। पहला चीज़, अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है और यही आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए, ये आपको गेट में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्यों हम इम्पल्स को दे रहे हैं इनपुट में। देखो, इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न, अगर आप लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है अपने, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है मुझे बताया यार। ये x ऑफ t है ना, दिस इज माई x ऑफ t। तो अगर मैं x ऑफ s आपसे पूछ लूं तो x ऑफ s कितना है मुझे बता दो, 1, बराबर। जो इम्पल्स होता है आपका, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी टर्म्स में देखो तो ये सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अभी हटा देते हैं। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी टर्म्स में मैं बात करूं, देखिए आपका जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, ये इनपुट है हमारा x ऑफ t है। सो हमारा सिग्नल फिलहाल जो है वो दिखने में कुछ इस तरह का है, करेक्ट, दिस इज अवर डेल्टा t। अब उसी का जब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं तो वो सिग्नल कुछ इस तरह से दिखता है। इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने पे ये सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। x ऑफ s जो है वो इक्वल्स टू 1 है। समझ में आई बात। इसका मीनिंग क्या हो गया कि दिस सिग्नल इट इज प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी। करेक्ट बात है। एक चीज समझो, ये सिग्नल जो है हर फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल है। इसका मतलब, और इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, विच इज द बेस्ट पार्ट। इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंट एट ऑल फ्रीक्वेंसी, ऑल फ्रीक्वेंसीज। फायदा क्या होगा इससे, हमें सिस्टम का हर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट है वो हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे 5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है मेरे सिस्टम का, मुझे चेक करना है। आप जो है चेक कर सकते हो, बिकॉज आपने अगर ये इनपुट दिया हुआ है, ये हर
फ्रीक्वेंसी रेंज में प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या है, हमें हर फ्रीक्वेंसी रेंज पे सिस्टम का बिहेवियर समझ में आता है। अगर वो लो पास फिल्टर है तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट देगा। अगर वो हाई पास फिल्टर है तो मुझे वो सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। और क्योंकि अब ये हर जगह पे कांस्टेंट है तो हमें गेन को लेकर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज इसका गेन 1 है, तो जब इसका गेन और सिस्टम का गेन मल्टीप्लाई भी होंगे तो वो 1 ही देगा, मतलब 1 इंटू योर सिस्टम का गेन दे देगा आउटपुट में, बराबर है। देखो आप लोग समझो इस चीज को, गेन इंटू 1 करूंगा तो मुझे गेन ही आउटपुट में मिलने वाला है। ये गेन क्या है, मेरे सिस्टम का गेन है, तो वो सिस्टम का गेन जो है वो वही रिजल्ट में आउटपुट देगा हमें, करेक्ट। सो ये एक चीज़, ये फ़ायदा ये हो रहा है यहाँ पे कि हर फ्रीक्वेंसी पे ये जो है सिग्नल प्रेजेंट होने की वजह से हमें हर फ्रीक्वेंसी पे उसका आउटपुट मिलते जाएगा, करेक्ट। सो अगर इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी अ लो पास फिल्टर, हमें ये देख लो, अगर लो पास फिल्टर है तो वो आउटपुट में ऐसे दिखाएगा आप लोग को। अगर वो हाई पास फिल्टर है तो शायद आपको कुछ इस तरह से आउटपुट दिखा देगा, सही है। और क्योंकि ये इनपुट हर जगह पे अवेलेबल है, आपको ये दिखेगा। अगर मान लो हमारा ये जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा होता, इसका हमने ऐसा कोई इनपुट दे दिया जिसका रिस्पॉन्स जो है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का है। अब जब मैं हाई पास फिल्टर को डिटेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो कभी डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये तो लो फ्रीक्वेंसीज में खत्म हो रहा है। तो गेन जो है अब 1 नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम का गेन जो है वो कितना आएगा, रिजल्ट में 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए इंपल्स का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो इसका ये है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि आप किसी भी इनपुट को आप डेल्टा फंक्शन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका क्या मीनिंग है अभी आप समझो, देखो दूसरा जो मैं जैसे आप लोग को बता रहा था कि आप हर जो सिस्टम है आपका, हर सिग्नल जो है आपका, वो आप इम्पल्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसका मीनिंग देखो अभी क्या है। सो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक रैंडमली एक्स ऑफ टी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। दिस इज माई एक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। और कंसिडर करो ये हमारा कोई एक ऐसा सिग्नल है, यहाँ पे कोई भी रैंडम नेचर का है, हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, ओके। और अभी क्या है, हमारा इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स की बात करूं मैं। सो इम्पल्स इज बेसिकली लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी है, ये हमारा इम्पल्स फंक्शन है। सो इम्पल्स को हमने जब इम्पल्स का वीडियो भी बनाया था, हमने क्या बोला था, इम्पल्स दिखने में कैसा होता है, ऐसा सिग्नल होता है। दिस इज गोइंग टू बी 0 टू डेल्टा एंड दिस इज 1/डेल्टा उसका एम्पलीट्यूड, एंड डेल्टा जो है वो टेंड्स टू 0 है, सही है, ओके। ये ऐसे भी आप इम्पल्स को लिख सकते हो, देखो ये इम्पल्स को ऐसे आप एक तरह से एक बार ग्राफ की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कैसे एक बार है ये, तो उसके रिस्पेक्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे आ जाओ, देखो आपको समझेगा अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो अब ये जो है एक तरीके से स्टेयरकेस नेचर का बन जाएगा सिग्नल। ये देखो ये स्टेयरकेस नेचर है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है अभी आपको समझेगा। जस्ट गिव मी 5 सेकेंड्स, देखो। और अभी इसको नीचे तक आप एक्सटेंड करो, ओके। देखो आप लोग को अभी कुछ क्लियर हो रहा है क्या पिक्चर, आप जरा देखना, मुझे बताओ जरा यार, कुछ चीजें क्लियर हो रही है क्या। देखो ये स्ट्रिप और ये जो स्ट्रिप आपको सेम लग रहा है क्या, देखो ये देखो ये जो स्ट्रिप है क्या आपको ये सेम लग रहा है। इसका विड्थ कितना है मुझे बता दो, इसका विड्थ कितना हो जाएगा, डेल्टा के बराबर, करेक्ट। इसकी हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी, सब कांस्टेंट वैल्यू के से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रिप को ऐसे अलग अलग इंटरवल्स पे डालते जाऊं तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है, एक्स ऑफ टी। सो आप अगर इसको कुछ इस तरह से लिखते जाओ कि मैं बोल दूं कि एक्स ऑफ टी क्या है मेरा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई विल से कि ये कोई के डेल्टा, मान लो ये इंटरवल का वैल्यू के डेल्टा है, करेक्ट। सो मैं बोल दूं इसको लिमिटिंग डेल्टा टेंड्स टू 0 एक्स ऑफ के डेल्टा मल्टीप्लाइड विद डेल ऑफ टी माइनस ऑफ के डेल्टा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस चीज को लिख सकता हूं। प्रॉपर्टीज में भी हमने वही बात की थी ना, जब इंपल्स की हमने प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन किया हुआ था, वो नहीं देखा है वीडियो, देख के आना ये चीज, वरना आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है अभी आप ध्यान से देखना। मान लो ये के डेल्टा की वैल्यू 2 है,
मान लो ये k डेल्टा की वैल्यू 2 है। सो अगर मुझे 2 पे x ऑफ t की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, x ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विद डेल ऑफ t माइनस 2। ठीक है, आप समझ लो इस चीज़ को कि लिमिटिंग डेल टेंड्स टू 0 ही रहेगा। ये हमारा x ऑफ 2 की वैल्यू है ये, एंड डेल ऑफ t माइनस 2 हो जाएगा, बराबर है। तो ये जो सिग्नल है, ये x ऑफ t जो सिग्नल है उसकी 2 पर जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड विथ हमारा जो डेल्टा फंक्शन जो 2 वाले स्लॉट में प्रेजेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से हमें फाइनल जो ऐसे समेशन करना पड़ेगा, हमें हर वैल्यू पे देखना पड़ेगा प्लस ऑल द वैल्यूज। करेक्ट, सिर्फ इतना सा आप लिख के नहीं छोड़ सकते बिकॉज वो फिर एक इंस्टेंट की बात हो जाएगी, लेकिन हमें ये सभी वैल्यूज चाहिए। सो इसलिए k डेल्टा है वो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में मूव करेगा। तो ऐसे हर सैंपल को अगर हम कलेक्ट करते गए तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, x ऑफ t मिलेगा। करेक्ट, और ये x ऑफ t क्या है, एक तरीके से इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इस सिग्नल की अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और जो है उसके इम्पल्स की वैल्यू, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप जब करते हो और पूरे के पूरे पार्ट में आप इसको समेशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा x ऑफ t। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर फॉर्म मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये एक्सप्रेशन। देखो तो इसका जो एक्सप्रेशन है ये ऐसा होगा, देखो इट विल बी समेशन, यहाँ पे मैं समेशन लिखना भूल गया। सो दिस विल बी समेशन लिमिटिंग डेल्टा टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी x ऑफ t। अब ठीक है, अब सही है ना, अब मुझे लगता है हाँ अब सही है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे वैल्यू आपको सम भी करना है उसको। करेक्ट, तो वो समेशन यहाँ पे डालना जरूरी है, उस समेशन करते जाएंगे और हमें x ऑफ t फाइनली मिल जाएगा। तो दिस इज योर एग्जैक्ट रिजल्ट, मुझे लगता है ये आपका करेक्ट रिजल्ट है। करेक्ट है, तो ये था इम्पल्स रिस्पॉन्स को लेकर दो फायदे कि पहला मैंने आप लोग क्या बता दिया कि जो हमारा इम्पल्स है वो हर फ्रीक्वेंसी पे प्रेजेंट होगा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि कोई भी आप सिग्नल ले लो, उस सिग्नल को आप हमेशा इम्पल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसीलिए इम्पल्स फंक्शन जो है या इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी LTI सिस्टम का। ओके, एंड इसी रीज़न से हम इनपुट में हमारा इम्पल्स फंक्शन दे रहे हैं। ओके फाइन, और ट्रांसफर फंक्शन वही से लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लेते हो, ट्रांसफर फंक्शन भी आपको सिस्टम का मिल जाता है। ओके फाइन, सो बस यही था इस वीडियो के लिए, दैट्स इट। एक ऑपरेटर मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूं जानने से पहले, वो ऑपरेटर होगा कॉन्वोल्यूशन, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है। तो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन का क्या रोल है, देखो वो छोटी सी चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता ही देता हूँ बिफोर वी एंड दिस वीडियो। देखो मुझे लगता है वो भी एक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैंने आप लोग को एक यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था कि जहाँ पे ये हमारा एक सिस्टम था। आई एम श्योर कि आप लोग को वो चीज़ दिमाग में ऐसा थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा हो कि क्या मैंने वो कैसे कर दिया। ये हमारा x ऑफ t है, ये हमारा y ऑफ t है, और मैंने क्या बोल दिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू h ऑफ t के बराबर। कैसे, अब देखते हैं उस चीज़ को। मैंने क्या बोला, सिस्टम क्या करेगा, एक ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करेगा उसके ऊपर। आज से ये एक चीज़ याद रखना हमेशा के लिए, जब भी LTI सिस्टम्स की बात होगी, जब भी आप LTI सिस्टम्स को लेकर बात करोगे तो यहाँ पे आप एक इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का डिफाइन करना भूलोगे नहीं। सिस्टम का एक इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या करते हो आप, कोई भी जनरल इनपुट देने से पहले आप हमेशा सिस्टम में पहले एक इनपुट जो है एक इम्पल्स जो है आप इनपुट की तरह दे देते हो और उसके करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट निकालते हो, और उस आउटपुट को हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं h ऑफ t के बराबर। कैसे, अब उधर भी आएंगे। देखो x ऑफ t को मैंने बोल दिया इक्वल्स टू डेल ऑफ t है, करेक्ट बात है। अभी हमारा जो आउटपुट होता है ना वो इस नेचर का होता है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विथ डेल ऑफ t। y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t सॉरी ये h ऑफ t है, h ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विथ डेल ऑफ t। डेल ऑफ t क्योंकि हमारा इनपुट है, सो इनपुट के साथ आप एक तरीके से कॉन्वोल्यूशन करते हो, और आपको ये चीज़ पता है x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विथ डेल्टा t क्या है, नहीं पता है ना, कहाँ पता है आप लोग को। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अब होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन। कॉन्वोल्यूशन के बारे में आप लोग को बेसिक मैंने आई गेस आपको बताया था इम्पल्स वाले वीडियो में, आई एम नॉट रियली श्योर, बट इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट आ जाता है h ऑफ t के बराबर। ठीक है, और इसीलिए y ऑफ t इज इक्वल्स टू h ऑफ t ऐसा रिजल्ट आ जाता है। आई एम नॉट रियली श्योर कि मैंने आप लोग को कॉन्वोल्यूशन के बारे में वहाँ पे बताया था कि नहीं, अगर नहीं बताया था तो अगले लेक्चर में एनीवेज आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन तो रहेगा नहीं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, सो बस दैट्स इट, यही था।
फर्स्ट लेक्चर को लेकर हमारा LTI सिस्टम्स, वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद द न्यू मॉड्यूल। ओके, कुछ भी डाउट रहता है इस वीडियो में, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, आप लोग जो है कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके, एंड वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।